नमस्कार, सुप्रभात बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका दायर की हुई है। अगर लालू प्रसाद को हाई कोर्ट से जमानत मिलती है तो वो जेल से बाहर आ सकते हैं। उनके खिलाफ चारा घोटाले से संबंधित 5 मामले झारखंड में चल रहे हैं। 4 मामलों में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें सजा सुना चुकी है और 5वां मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इसकी सुनवाई फिलहाल सीबीआई कोर्ट में चल रही है। जिन 4 मामलों में लालू प्रसाद को सजा मिली है उसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की। इसमें 3 मामले में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है और चौथे मामले में आज सुनवाई, जिसमें सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या आज लालू प्रसाद को जमानत यानी एक बड़ी राहत मिलती है क्या। तो लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई आज होने वाली है। चारा घोटाला मामले में जमानत पर आज महत्वपूर्ण सुनवाई, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई। झारखंड हाई कोर्ट में यह सुनवाई होनी है। 5 मामले जिसे लेकर झारखंड में उनके ऊपर मामले चलते हुए 4 मामलों पे सुनवाई और सुनवाई में 3 में उन्हें जमानत हासिल हो चुकी है। आज चौथे मामले को लेकर के महत्वपूर्ण सुनवाई और देखना होगा कि क्या लालू प्रसाद यादव को आज इस मामले में जमानत मिलती है क्या। तो दुमका ट्रेजरी से गबन के मामले में सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद को जमानत मिलने में कई पेंच दिख रहे हैं। लालू की जमानत पर अटक सकता है फैसला। सीबीआई ने हाईकोर्ट में दाखिल किया था जवाब। दुमका केस में 1 दिन भी सजा नहीं काटी है लालू प्रसाद यादव ने। आधी सजा के आधार पर बेल का दावा गलत है। वकीलों ने आधी सजा काटने का हालांकि हवाला दिया है। सीबीआई कोर्ट ने कुल 14 साल की उन्हें सजा सुनाई है। दुमका मामले में 7-7 साल की 2 सजा उन्हें सुनाई गई है। सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 427 का उल्लेख किया है। धारा 427 के तहत सजाएं एक के बाद एक चलती हैं। अन्य सजा पूरी होने के बाद ही शुरू होगी ये दूसरी सजा। तो देखिए, लालू प्रसाद की जमानत पर आज जब सुनवाई होनी है तो उनके ऊपर 5 मामले चल रहे हैं। कौन कौन से मामले हैं, कितनी सजा उन्हें सुनाई गई, कितने के अवैध निकासी का ये मामला हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। चाईबासा केस की बात करें तो 5 साल की सजा सुनाई गई है। 33 लाख से ज्यादा करोड़ की अवैध निकासी का ये पूरा मामला है। दुमका की अगर बात करें तो 7 साल की सजा सुनाई गई है, जिसमें 3.13 करोड़ की अवैध निकासी का ये पूरा मामला 7 साल की सजा उन्हें सुनाई गई। और इसी मामले में पहली सजा पूरी होने के बाद अब दूसरी सजा जो है चलती हुई। चारा घोटाले के 5 मामले में से 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल चुकी है। 4 में 3 मामलों में जमानत हासिल होने के बाद आज चौथे मामले को लेकर सुनवाई है। देवघर और चाईबासा मामले में उन्हें जमानत मिल चुकी है। डोरंडा मामले में लालू पर सुनवाई जो है वो चल रही है इस वक्त। और सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन से जुड़ चुके हैं रांची से। उपेंद्र, आज की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये सुनवाई, क्योंकि ये सिर्फ राजद के दृष्टिकोण से नहीं, जो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा है कि जमानत उन्हें मिल जाए, दूसरी तरफ फिलहाल जिस तरह की राजनीतिक तरीके से गर्मी है उसमें भी सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल विभा, सही आपने कहा। आज झारखंड उच्च न्यायालय में लालू प्रसाद का दुमका कोषागार से जो घोटाला का जो मामला है, चारा घोटाला में, उसका आज सुनवाई होना है जमानत याचिका पर। 12 नंबर पे ये आज लिस्टिंग है, जो जानकारी मिली है कोर्ट के सूत्रों के हिसाब से। तो 11 से 12 बजे के बीच में संभावना है कि इस मामले पे आज सुनवाई हो। और काफी महत्वपूर्ण, जैसा आपने बताया कि है ये पूरा का पूरा मामला। अगर लालू प्रसाद को आज जमानत मिल जाती है तो संभव है कि फिर लालू प्रसाद जेल से बाहर आ जाएं, क्योंकि इसमें इसी तरह के 2 मामले में उनको बेल मिल चुका है विभा।
बिल्कुल उपेंद्र, उनके वकील से जब पिछली सुनवाई के दौरान जमानत नहीं मिल पाई थी और एक और तारीख की तरफ इसे बढ़ा दिया गया था, तो वकील का सीधे तौर पर कहना था कि वो पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि जिस आधार पर अब तक 3 मामलों में जमानत मिली है, चौथे मामले में अब कोई आधार नहीं बचता है जिससे लालू प्रसाद की जमानत को रोका जा सके। बिल्कुल बिल्कुल भी वहाँ प्रभात कुमार लालू प्रसाद का अधिवक्ता है और वो पूरा का पूरा मामला देख रहे हैं शुरू से लालू प्रसाद का। यहाँ पर उनसे बात हमारी भी हुई है, कल भी बात हुई है, उसमें साफ उन्होंने कहा है कि कहीं से कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसी आधार पर जो आधार दिया गया है कि आधी सजा काट लेने और स्वास्थ्य उनका खराब है, इसलिए उसको प्रे किया गया है कि लालू प्रसाद को बेल दिया जाए। इसी आधार पे पहले भी बेल मिल चुका है, क्योंकि इस मामले में 7 साल की सजा लालू प्रसाद को मिली है और जो अधिवक्ता का कहना है कि 42 महीने का सजा उनकी पूरी हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि लालू प्रसाद को आज अगर सुनवाई होती है तो लालू प्रसाद को बेल मिल जाए, ऐसा उनके अधिवक्ता का कहना है। लेकिन देखिए, अदालत है, अदालत में फिर आज क्या होता है उस पर सभी की नजर होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र समान जानकारी के लिए। चारा घोटाला मामले में जमानत पर सुनवाई से पहले लालू यादव को एक फोन कॉल महंगा पड़ गया है और कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले केली बंगला उन्हें छोड़ना पड़ा। तस्वीरें देखिए उस वक्त की जब उन्हें केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। अब यहां उन्हें 11 नंबर का जो कमरा है उस कमरे में रखा गया है। दरअसल सोमवार को न्यूज 18 ने जेल से लालू के फोन की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर सियासी हलके में खलबली सी मच गई और 2 दिन के भीतर लालू को रिम्स में शिफ्ट करने के आदेश जारी कर केली बंगले को खाली करा दिया गया। दरअसल लालू यादव 114 दिनों से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर इलाज करा रहे थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें 5 अगस्त को बंगले में शिफ्ट कर दिया गया था। अब यह माना जा रहा है कि ऑडियो टेप कांड के विवाद के बाद जेल प्रशासन ने दबाव में इस तरह का फैसला लिया है। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? न तो बातचीत का ये ऑडियो वायरल होता, न ये पर्दाफाश होता कि लालू प्रसाद यादव का जेल से सियासी खेल जारी, और न ही लालू को रिम्स के केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होना पड़ता। ये रिम्स प्रबंधन का ये फैसला था, उन्होंने उनको शिफ्ट कराया और हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग साथ में। लालू प्रसाद को इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में रखा गया था, लेकिन लालू रिम्स अधीक्षक के बंगले से ही बिहार का सियासी खेल खेलने में लगे थे। बातचीत का ऑडियो वायरल नहीं होता तो इस खेल का खुलासा भी नहीं होता। अब सवाल है कि सजायाफ्ता लालू कैसे कर रहे थे मोबाइल पर बात? क्या लालू के इस खेल में जेल प्रशासन की मिलीभगत है या लालू को रांची जिला प्रशासन का मिल रहा था साथ? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार झारखंड का हर शख्स जानना चाहता है, लेकिन रांची जिला प्रशासन और जेल प्रशासन एक दूसरे के मत्थे इस लापरवाही का ठीकरा फोड़ने में ही जुटा है। मतलब लालू यादव जी अभी रिम्स के केली बंगले में संसीमित है। वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और वो जेल डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए गृह विभाग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसके अंतर्गत वहाँ कोई भी इलाजरत बंदी जो होते हैं उनकी अभिरक्षा का दायित्व तो वहाँ जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो कि डीएसपी लेवल से नीचे का नहीं होता है, उसका होता है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिप्यूट किए थे, और बाकी वो जो पूरा जेल, वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के अधीन में है। तो ही हैज़ टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई की जाए। फिलहाल झारखंड जेल आईजी ने मामले की जांच के आदेश रांची उपायुक्त को दिया है, तो रांची उपायुक्त ने पत्र के जरिए जेल अधीक्षक को सारे तथ्यों की जांच करने का निर्देश दे दिया और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब किया गया है।
लेकिन लालू के ऊपर जेल मैनुअल के उल्लंघन का ये कोई पहला आरोप नहीं है। 31 अगस्त 2020 को भी जेल आईजी ने रांची उपायुक्त को एक पत्र लिखा था और ये बताया कि लालू प्रसाद अवैध रूप से लोगों से मिलकर जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल है कि अब तक जिला प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? आरोपों के बाद भी क्यों नहीं जागा प्रशासन? क्या केवल चिट्ठी लिखकर मामले से बचने की कोशिश हो रही है? क्या सही जांच के बदले पल्ला झाड़ना है मकसद? तैनाती और जिम्मेदारी पर स्थिति साफ क्यों नहीं है? और जेल प्रशासन या जिला प्रशासन जिम्मेदार कौन है? आज न तो कल जिला प्रशासन और जेल प्रशासन को इन सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे इस मामले को लेकर रांची हाईकोर्ट में पीआईएल और पटना के निगरानी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को जब केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया तो एक कैदी के तौर पर लालू प्रसाद का रुतबा देखते ही बन रहा था। एम्बुलेंस से लेकर लग्जरी कार समेत 3 गाड़ियों में लालू प्रसाद का सामान केली बंगले से पेइंग वार्ड में शिफ्ट हुआ, जिसमें गैस सिलेंडर, चूल्हा, लालू प्रसाद का पर्सनल सामान और गद्दा समेत कई सामान शामिल रहे। लालू प्रसाद को जब केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया तो पुलिस के जवान के साथ आरजेडी के नेता भी उनकी सेवा में लगे रहे और सामान ढोने में मदद करते हुए नजर आए। लालू प्रसाद का सामान ढोने में करीब 2 घंटे तक लोग जो हैं वो जुटे रहे, जिससे जेल में होने के बाद भी लालू के रुतबे को समझा जा सकता है। मुकेश सहनी से न्यूज़ 18 से बातचीत में खुलासा किया है मुकेश सहनी ने कि सरकार गठन से पहले उनके नेताओं के पास कई फोन आए थे। जेल से फोन करना कानून का उल्लंघन है और झारखंड सरकार को विधि सम्मत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुकेश सहनी से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। जिस वक्त विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा था उस वक्त मुकेश सहनी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए ये कहा कि जेल से किसी को फोन नहीं करना चाहिए, तो विपक्ष ने काफी हो हल्ला और हंगामा किया था। नहीं, इसमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो ये कहा कि मतलब कुछ लोग सिर्फ संविधान की दुहाई देते हैं और बार बार कोई भी चीज पे हमारे संविधान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनके लिए मैंने ये जवाब दिया था कि इस तरीके से नहीं, हमारा संविधान बहुत मजबूत है और जो भी काम हो रहा संविधान के दायरे में होता है। हमेशा चुनाव आयोग के ऊपर एलिगेशन लगा देना, तो ये सब चीज़ गलत है। तो उस जगह पे मैंने कहा कि कुछ लोगों को सीखना चाहिए अपने घर से। अगर कानून पे इतना भरोसा है तो फिर कानून नहीं तोड़ना चाहिए। आपको भी फोन कॉल आया था सरकार बनाने को लेकर उस वक्त? हाँ, बातचीत हुआ था सरकार बनाने को लेकर, लेकिन ठीक है, उन्होंने इच्छा रखा कि एक किसी तरीके से पिछड़ा को बेटा को गुमराह करके जाल में फंसा है, तो भला एक मल्ला का बेटा हूँ, जाल में फंसने वाला काम कैसे कर सकता हूँ? हम लोग मछली को जाल में फंसाते हैं। अगर आप समाज के निचले तबके की बात करते हैं तो आपको उतनी ही इज्जत और उतना ही सम्मान उन्हें देना होगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नई सरकार के गठन होने के साथ ही बिहार विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा है और 5 दिनों के सत्र का आज 5वां दिन है। पहले दिन नवनिर्वाचित विधायकों को सदस्यता की शपथ दिलाई गई थी। दूसरे दिन नए विधायकों ने शपथ ली। वहीं तीसरे दिन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। चौथे दिन की बात करें तो राज्यपाल फागू चौहान का अभिभाषण हुआ, जिसमें सरकार के विकास कार्यों के रोड मैप को रखा गया। वहीं आज 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद विवाद होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही विपक्ष ने वाद विवाद में हंगामे के आसार पर अपने तेवर साफ कर दिए थे। निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं। और बिहार में कोरोना का कहर लगातार दिख रहा है। 24 घंटे की बात करें तो कोरोना से 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 24 घंटे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना संक्रमण की वजह से। बिहार में अब तक 1243 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा अगर मौत कहीं हुआ है तो 320 लोग पटना में सबसे ज्यादा लोगों की जानें गई हैं। वहीं गया की बात करें तो 50 लोगों की जान गई है। भागलपुर में 71 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत हो गई। नालंदा में अब तक 55 लोगों की कोरोना से जान गई है। बिहार में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या की बात की जाए तो 5506 हो चुकी है।
तो 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट जो है वो 97.10% है। तो बिहार में शादी के समारोह में अब 100 लोग ही शामिल हो पाएंगे, जिसमें कैटरिंग और दूसरे स्टाफ भी शामिल होंगे। साथ ही शादी में आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सड़क पर बैंड बाजा बजाने की इजाजत नहीं होगी। शादी के स्थल पर ही आप बैंड बाजा बजा सकते हैं, यहां तक अनुमति जरूर मिली है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 25 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। जो भारत सरकार के आदेश में जो बातें हैं वो बिहार सरकार में लागू होंगी। उसके अलावा शादी के कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्ति स्टाफ सहित की ही अनुमति रहेगी। स्टाफ का मतलब है कि स्थल पर जो खाना खिलाने वाले वेटर वगैरह हैं और शादी के जो लोग मेहमान हैं, घर वाले हैं, 100 की लिमिट रहेगी। ये जो लिमिट है, ये सारी शर्तें जो मैं बता रहा हूँ राज्य सरकार में, बिहार राज्य भर में, वो 3 दिसंबर तक, आज से 3 दिसंबर तक के लिए लागू की गई हैं। तो आमिर सुबहानी कोरोना को लेकर जो नई गाइडलाइंस जारी की गई है उसकी जानकारी देते हुए, मास्क लगाना जरूरी है और मास्क नहीं लगाने पर जुर्माने का प्रावधान है। पटना जिला प्रशासन इस पर कार्रवाई भी कर रहा है, लेकिन कानून बनाने वाले ही नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। विधानसभा परिसर में कई सदस्य बिना मास्क के ही पहुंचे हुए थे। मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है आपके लिए? लगा लेता हूँ। लगाते हैं मास्क। क्या आप इंतजार कर रहे थे कि न्यूज़ 18 आकर के आपको? अकेले में थे। देखिए आपसे उम्रदराज है, लेकिन चुनाव में तो ये सब नहीं। अरे देखिए, छोड़िए, आपको सवाल मास्क पे करना है, सरकार पे करना है। मास्क के लिए मास्क पे सवाल है। नहीं, मास्क हम लगा लेंगे। अभी मास्क हम लगाए हुए ही थे, है ना, तो लगा लेता हूँ मास्क। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि हम मास्क लगाए हुए थे, शरीर के लिए निकाले थे, लगा लेते हैं, ख्याल अपनी दलील है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये छोटी सी लापरवाही जो है वो समाज के लिए, विधानसभा में आए हुए तमाम सदस्यों के लिए घातक हो सकता है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नहीं लगा रखे हैं? नहीं, मास्क लगा रखे, मास्क लगा रखा है। मास्क, कोरोना का डर आपको नहीं? मास्क तो है, हाथ में है, हाथ से सुरक्षा हो जाएगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है, मास्क लगा लिए। चलिए बोलिए। आपका लापरवाही कई सदस्यों के लिए जानलेवा घातक साबित हो सकता है। नहीं, हम लोग मास्क लगा के चलते हैं। अभी कोई साथ में नहीं है, इसलिए नहीं लगाया। इसलिए नहीं लगाया। यहाँ देखिए भाई वीरेंद्र जी हैं। भाई वीरेंद्र जी, मास्क शोभा के लिए लगाया क्या आपने? नहीं, मास्क शोभा के लिए नहीं लगता है, बचाव के लिए लगता है। ये बचाव गर्दन पे मास्क पहने बचाव कर लेंगे कोरोना से। कर लिए है ना, कर लिए। आप डिस्ट्रक्टिव आदमी तो नहीं है। मास्क लेना अनिवार्य नहीं है क्या? है ये आपने लगाया नहीं? लगा रख ले हैं, लगा लेते हैं। मास्क लगाना कितना जरूरी है? जरूरी तो मतलब उस तरह का नहीं है जिस तरह का प्रचारित किया गया है। देख लीजिए, लोग मास्क लगाते हैं। अभी बोल रहे हैं तो मास्क तो नीचे करना पड़ेगा ना। मास्क लगा के बोल नहीं सकते, आवाज सही से आप बाइट ले रहे हो तो मास्क नीचे करना ही पड़ेगा ना। तो मास्क बोलने में तो मास्क से बोलना मुश्किल है, आवाज पूरा निकलता नहीं है, इसलिए मास्क आवश्यक है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर बक्सर से, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने एक पति पत्नी को गोली मार दी है। मामला बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र के जगमनपुर गांव की है। मौके पर पहुंचे बक्सर सदर एसडीपीओ गोरख राम ने बताया कि मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें पीड़ित को सिर में गोली मारी गई है। फिलहाल पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है। घायल पति पत्नी को इलाज के लिए बक्सर सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए बनारस रेफर कर दिया। सर, इनका गांव पर और इनको उसी समय से धमकाया जा रहा है। अपना इस बार खेत ले लिए थे कुछ आधा, और आधा वहीं लोग जोत रहे थे, तो इसी पर उन लोग को धमकाया जा रहा था, इनको और इनको पत्नी को, दोनों लोग को, कि मारेंगे, वो करेंगे सब। क्या घटना घटा रात में? सर, इनको फायर किया गया है, इनको गोली मारा गया है, दोनों लोग को। जगमनपुर में सूचना मिला था कि पति पत्नी को गोली मार दिया है, ठीक ना। तो अभी कार्रवाई हम लोग देख रहे हैं। वो लोग अभी लिखित दिया नहीं है, लेकिन लग रहा है कि कुछ आपसी संपत्ति विवाद है, उसी में गोली मारा गया। पुलिस कार्रवाई कर रही है, ठीक ना।
तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।